बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, शहादत इमाम हुसैन का पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि हमें जुल्म और जबर के सामने खड़े होना है और सोसाइटी को एक ऐसा मुआशरा बनाना है जहाँ ना जुल्म का राज हो, ना किसी गरीब और यतीम से उसका हक जीना जा सके। इंसाफ फराम किया जाए और इंसाफ हर किसी को ऐसे मुयसर हो कि उसे उसको इंसाफ खरीदना ना पड़े। और जो भी ताकत जितना मर्जी जुल्म ढाले, उसके सामने पूरी कौम ऐसे ही खड़ी हो जाए कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानों के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती रहे। पाकिस्तान को भी आज इसी किस्म के मसाइल का सामना है। हमें पाकिस्तान के अंदर अमन व इंसाफ को कायम करना है। हमें पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी को कायम करना है। हमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुआशरा बनाना है जहाँ किसी यतीम का माल न खाया जा सके, जहाँ किसी गरीब से उसके हकूक़ न छीने जा सकें और तमाम लोगों को मसावी हकूक़ मुयस्सर हों, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें और अपने दीन पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात भी पूरी कर सकें। लेकिन आज हम देखते हैं कि जगह जगह जुल्म है, ज़्यादती है, आम आदमी के हकूक़ पामाल किए जाते हैं, अदालतों से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, थानों में इंसाफ उन्हें बिकता हुआ मिलता है और जहाँ जहाँ वो जाते हैं रोज़गार की तलाश में या अपनी किसी काम के लिए, उन्हें रिश्वत और सिफारिश का सामना करना पड़ता है। हम हर रोज़ दीनी मजालस भी मुकर्रर करते हैं, हम जुमे के खुतबात भी देते हैं, हम मसाजिद में जाकर नमाज़ें भी पढ़ते हैं, उम्रा और हज की अदायगी भी करते हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर उस मुआशरे की तकमील की तरफ हमारा सफ़र नहायत ही स्लो है, जिसके लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और किसी ने क्या खूबसूरत कहा था कि फ़ना की राह गुज़र पे मंजिल ले बका हुसैन है। फ़ना की राह गुज़र पे मंजिल बका हुसैन है, यही है किस्सा मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। आज हुसैन के रास्ते पे चलने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और यही पैगाम है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, आपके लिए और मेरे सब के लिए, कि हमें हुसैनियत को ज़िंदा करना है। हमें जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठानी है ताकि पाकिस्तान के अंदर भी मज़लूमों की आवाज़ को सुना जा सके। इसी का आज जायज़ा लेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन है क्या और आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मेरे साथ आज बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। मुल्क के मुमताज़ साफ़ी और दानिश्वर जनाब मुजीबुर शामी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब नजम वली साहब और सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब माजिद निज़ामी साहब। मुजीबुर शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आज यौम शहादत इमाम हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी जो पैगाम था शहादत इमाम हुसैन का कि एक इस्लामी रियासत का क़याम जहाँ ना जुल्म हो ना ज़्यादती हो, आम आदमी को उसको हकूक़ मिलें, इस्लामी निज़ाम को नाफज किया जाए। आज भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम इस बात के इंतज़ार में हैं कि मुल्क के अंदर ऐसा ही निज़ाम हो जिसका जो बुनियाद रखी थी इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान करके, कि पूरे मुल्क के अंदर अमन हो, सुकून हो, हर आदमी को उसका हक मिले और जुल्म ना किया जाए, इंसाफ मिले और पूरी सोसाइटी जो है एक ऐसी सोसाइटी हो कि जहाँ लोग इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हम इससे कोसों दूर हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, जो कुछ आपने फरमाया है वो हकीकत है। हज़रत इमाम हुसैन का जो सफ़र है, फिर उनकी शहादत है, बुनियादी बात तो ये है कि मुसलमानों का जो इक़्तिदार है वो उनकी मर्जी से दिया जाना चाहिए, उस पर ताकत के ज़रिए कब्जा नहीं किया जा सकता। मुसलमानों का इज्तिमाई ज़मीर इसको कबूल नहीं करता। ठीक। और इसीलिए आपने देखा कि बनु उमैया की जब खिलाफत कायम हो गई, उसमें जो उमर बिन अब्दुल अजीज की जब हुकूमत कायम हुई, उनको खलीफा नामजद किया गया। तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा लोगों, मैं आपको अपनी बैत से आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारा हुक्मरान बना दिया गया हूँ, तुम जिसको चाहो अपने में से हुक्मरान मुंतखब कर लो। तो लोगों ने कहा नहीं, हम आप ही को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी बैत ली और उनकी हुक्मरानी का आगाज हुआ। और उमर बिन अब्दुल अजीज को आप 5वां खलीफा राशिद कहते हैं।
बिल्कुल। इस्लामी सियासत का भी एक बुनियादी असूल है। फिर ये है इस्लामी तर्ज हुकूमत जो है, उसमें तो बड़ी बुनियादी बात है कि जो खलीफा है या जो अमीर मुमलकत है वो उसी मयार पर जिंदगी गुजारेगा जिस पर आम आदमी जिंदगी गुजारता है। बिल्कुल ठीक। ये एक बुनियादी फलसफा है। और आपने देखा कि जब मदीना में कहत पड़ा जी जी। तो हजरत उमर ने अपने यानी एक रोटी जो थी जैतून का, उससे भी रोटी खानी बंद कर दी और खुश्क रोटी खाने लगे और उसके असरात मरतब हुए, उन पर रंग काला पड़ गया। तो ये यानी हुक्मरानों के और अवाम के दरमियान यानी ये एक एतमाद का रिश्ता इस तरह बहाल होगा कि वो उन आम आदमी की जिंदगी गुजारेंगे। मगर ये सब तो आइडियल्स है ना। जी जी। हम जिस आरज़ू कर सकते हैं और जिनके लिए कोशिश कर सकते हैं वो आइडियल तो हमारे पास नहीं है, बल्कि हम तो कुछ तनज़्ज़ुल का शिकार हुए हैं। तो हम अगर आप जब इब्तिदाई देखें, आज़ादी जब हमने हासिल की है तो हमारा मयारे जिंदगी कैसा था, हमारे हुक्मरान किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे और बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो किस तरीके से अपने आप को लोगों से अलग करते चले गए और किस तरह उनकी दुनिया जो है अलग होती चली गई। अब तो आप देखिए कि पैसा जो है उसने अपने अस्पताल अलग कर लिए हैं, अपने कब्रिस्तान अलग कर लिए हैं, अपने तालीमी अदारे अलग कर लिए हैं। ये तो एक तनज़्ज़ुल है ना जिसमें हम मुब्तला हो गए हैं। तो हमें तो अपने आइडियल की तरफ बढ़ना है, इस तफरीक को ख़त्म करना है और कानून जो है वो सब पर लागू करना है। शामी साहब अगर हम जी जी शामी साहब अगर हम बात करें, वाक़या करबला की बात भी करें तो एक दर्स हमें यह भी मिलता है कि इक़्तिदार से चिमटे रहना ये भी मुसलमानों का वतीरा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि यूरोप जिसके बारे में हम बातें करते हैं, अमेरिका के बारे में हम बहुत कुछ कहते हैं, बड़ा बुरा भला भी कहते हैं, वहाँ 2 टर्म पूरी करने के बाद वहाँ का प्रेसिडेंट आराम से अपनी निजी लाइफ के अंदर जाकर जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। हमारे यहाँ इक़्तिदार की हवस हत्ता कि एक शख्स जो है उसकी उम्र के उस हिस्से में होता है जहाँ काम भी नहीं कर पाता, तब भी वो चाहता ये है कि ज़रूर इक़्तिदार पर काबज़ रहे, फायज़ रहे। ये जो तर्ज़ अमल है, आप समझते नहीं है कि इससे मुसलमानों के अंदर भी जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो मुतासर हुआ है? देखिए, मिलावट, झूठ, ये इसकी इजाजत है? हम अपने यहाँ झूठ कितना बोलते हैं, मिलावट किस तरह करते हैं। कानून हम नाफिज नहीं कर पा रहे। आप तो दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूँ ट्रैफिक का कानून जो है वो नाफिज नहीं कर पा रहे। हम एक ऐसी रियासत बन गए हैं, आप जरा बाहर निकले सड़क पे आपको 4-4 आदमी, 5-5 आदमी मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए मिलेंगे। तो जब एक मुआशरा जो है वो इस तरह लापरवाह हो जाए और किसी के और रोज लोग मरते हैं। अब देखें, हर साल हजारों की तादाद में लोग हादसा की नजर हो जाते हैं, उनके अपाहज हो जाते हैं, लाखों घरों के चिराग गुल हो जाते हैं और किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। ना कोई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है और ना कोई हुक्मरान जो है इनके कानों पे जूं रेंगती है। तो हमने तो ये तय कर लिया है कि हमने किसी कायदे की, कानून की, ज़ाब्ते की परवाह नहीं करनी। हम तो बख्तुर दौड़े चले जा रहे हैं पस्ती की तरफ। तो फिर हम गिरेंगे ना तो हड्डी पसली हमारी एक होगी। नजम अली खान साहब, जो शामी साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, वो कहते हैं कि हम सड़क पे निकलें, कोई कानून को मानता नहीं है, ना हम कानून पर अमल दरामद करवा सकते हैं, इंसाफ मिलता नहीं है। फिर हम मजालस करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, हम शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा भी करते हैं, हम उनके गम में जिगरिया ज़ारी भी करते हैं, सब कुछ होता है। जुम्मे की नमाज भी होती है, बड़े बड़े इत्माद भी होते हैं, बड़े बड़े ईदैन के इत्माद भी होते हैं। लेकिन किरदार हमारा आज ऐसा है कि हम शहादत इमाम हुसैन के फ़लसफ़े से उसको आगाह ही नहीं हो सके उससे। नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत ही अहम और बहुत ही संजीदा मौजू है
और जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब जब ये बात करते हैं, हमारे उस्ताद हैं, तो वो मर्ज़ की बेहतर तौर पे एक, मैं समझता हूँ एक माहिर तबीब की तरह उसकी निशानदेही करते हैं। मैं आपको वापस लेके जाना चाहूँगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पर जमहूरियत के हवाले से, यहाँ पर सिस्टम के हवाले से, इक़्तिदार के हवाले से। मौलाना साहब, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की तसनीफ़ खिलाफत और मलूकियत पढ़ें, दिल फट जाता है। मुझे माज़रत के साथ कहना है कि हमारे जो दीन के बड़े लोग हैं वो बुनियादी कुछ चीज़ों पे तो बता देते हैं कि ये खाका है, इस तरह खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की, लेकिन मुझे पूरी इस्लामी दुनिया में कोई पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम नज़र नहीं आता कि हम उस सियासी निज़ाम को कहें कि ये इस्लाम का सियासी निज़ाम है। कि हमने अपने आइडियल छोड़ दी, जो शामी साहब बात करें, जो आइडियलिज्म हमारे पास नहीं सर, आइडियल पता नहीं आइडियलिज्म पहले भी था या नहीं था। हमारे खुलफाए राशिदीन की अगर शहादत हो जाए, मिसाल दी जो शामी साहब, जो अगर हमारे खुलफाए राशिदीन की भी, खुलफाए राशिदीन, मेरा ख्याल है अगर हमें बेहतरी के लिए जाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कमी कोताही कहाँ पे रहेगी। अगर हमारे खुलफाए राशिदीन की शहादतें हों और उसके ज़रिए वो इक़्तिदार से अलग हों, उसके बाद मैं आज के दिन कोई भी इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहता। यजीद को हुक्मरानी मिल जाए, मैं उसके बाद ठीक है हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को बहुत सराहते हैं, लेकिन उसके दरमियान में जो गैप है पूरे का पूरा, उसको देखें तो मेरा नहीं ख्याल, हमें बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे स्कॉलर्स को काम करने की ज़रूरत है, पूरी इस्लामी दुनिया को इस्लाम के सियासी निज़ाम पे और इस्लाम के मुआशी निज़ाम पे। अभी कुछ दिन पहले मैं जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम सूद के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मैं गया तो कुछ सवाल मैंने उठाए तो प्राचा साहब मुझे कहने लगे कि सराजुल हक साहब भी तशरीफ़ रखते थे, कहने लगे नजम मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊँगा तो जवाब दूंगा, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। अभी भी हम अगर जमहूरियत की बात करते हैं ना मलिक साहब, मगर भी जमहूरियत बेआईनी हमारे यहाँ नहीं आ सकती। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी एक वजह यह है हमारा किरदार है, हमारे अपने किरदार हैं, हमारा अपना रवैया है, हमारा शायद मैं समझता हूँ कि एक पूरी जो हम बरसगीर की हिस्ट्री रखते हैं, तारीख़ रखते हैं, हमारा कोई DNA है। हमारी तारीख़ में जमहूरियत नहीं है, हम जमहूरियत पे चलने वाले लोग ही नहीं हैं। हमारी सियासी जमातें, मलिक साहब जो सियासी जमातें फौज से जमहूरियत मांगती हैं, क्या उनके अंदर जमहूरियत मौजूद है? बहुत सारे लोग मुझ पर एतराज़ करेंगे, तनकीद करेंगे। मैं बरमला कहता हूँ आओ मेरे साथ बैठ के मुकाबला करो। फौज के अंदर तुमसे ज़्यादा मेरिट है, तुमसे ज़्यादा इंसाफ है, तुमसे ज़्यादा जमहूरियत है। वहाँ पर बैठ के कोर कमांडर आपस में बात कर सकते हैं। तुम्हारे लीडर, तुम मीटिंग बुलाते हो, किसी में पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या करते हो वहाँ पर बैठ कर? सवाए खुशामद के, सवाए लीडर की जो बात है, इख्तिलाफ होता ही नहीं है, बहस होती नहीं है। कौमी असम्बली 1 घंटे के अंदर 29 कानून पास कर देती है। मलिक साहब कहाँ की जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत है? यहाँ पे उठते हैं, एक लीडर कहता है चलो इशारे मिलते हैं, यहाँ पर कोर कमांडर हाउस पे, यहाँ पे GHQ पर अपने मुल्क के शोधा पे हमले कर दिए जाते हैं अपने लीडर के लिए। कहाँ पे जमहूरियत है? कहाँ पर यह फैसला होता है? सर एक और मसला है हमारे साथ, हम जिस खित्ते में रहते हैं ना, मुझे लगता है यहाँ पर मलिक साहब जमहूरियत आ ही नहीं सकती। मेरे एक तरफ ईरान है, मेरे एक तरफ अफगानिस्तान है, मेरे एक तरफ चीन है, मेरे एक तरफ इंडिया है। इंडिया कहता है मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूं, मैं कहता हूं तुम सबसे बुरी जमहूरियत हो। हमारे इर्द गिर्द कहीं पर जमहूरियत है ही नहीं, हमारे DNA में जमहूरियत नहीं है, हमारे माजी में जमहूरियत नहीं है, हमारे किरदार में, हमारे रवैयों में, हमारी ख्वाहिशात में। हम अगर एस्टेब्लिशमेंट हमें चुन लेती है, हम कहते हैं जनाब फौज को, वही फौज की तारीफ कर सकते हैं। वो क्या था सारे का सारा जो कहते होते थे कि जिन पता नहीं वो बाप एक मां एक, इस किस्म की बातें, फिर वही लोग गालियां देते हैं। वजह अब तुम सिलेक्टेड नहीं रहे, कहाँ कैसे होगा सर? ठीक है, मैं इसी पे वापस आता हूँ शामी साहब से, इस पे जो है राय ले लें। शामी साहब, ये जो नजम साहब बात कर रहे हैं कि हम जमहूरी नहीं है, हमारे रवैये जमहूरी नहीं है, हम किसी भी सतह पे अगर आप किसी जगह पे बात करें, किसी इदारे की बात करें, मुशावरती निज़ाम जो हमें दिया गया कि मुशावरत से फैसले होते थे, यही इस्लाम की बुनियाद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरे किए, सहाबा कराम ने आपस में मुशावरत करके फैसले किए। क्या हम वाकई जमहूरी नहीं रहे? देखिए, कायदे आज़म ने कहा था जमहूरियत हमारे खून में है। आप देखें जिस वक्त जो खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम हुआ था, उस वक्त दुनिया में इसका कोई तस्वर नहीं था कि लोग मुशावरत के जरिए फैसले करेंगे और अपने हुक्मरान चुनेंगे। लेकिन हमने ये एक आइडियल निज़ाम कायम किया
और फिर हमारे यहाँ अगरचे मौरूसियत आ गई, लेकिन उसके बावजूद हमारी तवानाई कायम रही, कानून की हुक्मरानी रही, हम गालिब रहे, आगे बढ़ते रहे। तो ये देखिए, असल बात यह है, अब खुद पाकिस्तान को आप देख लें, जब पाकिस्तान कायम हुआ है, अब उस वक्त पाकिस्तान कायदे आजम की गाड़ी भी ट्रैफिक का जब सिग्नल लाल होता था उस पर खड़ी होती थी। कायदे आजम के ड्राइवर को इजाजत नहीं थी कि वो गाड़ी चलाए और कहे कि रेड बत्ती जो है इसको ग्रीन कर दो, क्योंकि कायदे आजम गुजर रहे हैं। इसकी हमारे लियाकत अली खान वजीर आजम जो हमारे पहले थे, वो दो जिलों पे उनकी जागीर थी, छोड़ के आए थे इंडिया से। एक आने का क्लेम दाखिल नहीं किया उन्होंने, रुखसत हुए तो 3,500 रुपया था उनके बैंक बैलेंस। उनकी बेगम को, बच्चों को वजीफा देना पड़ा, सरकार ने 5,000 रुपया महीना मुकर्रर किया उनके गुजारे के लिए। इसलिए हमने इसी मुमलकत में हमने मिसालें कायम की हैं, और सादगी की भी, कफायत जारी की भी, और कानून की बालादस्ती की भी। तो आज जो तजावुज हो रहा है, हमें उसको खत्म करना है। हमें अपने यानी हमने पाकिस्तान उस वक्त चलाकर दिखाया जब लोग कहते थे ये चल नहीं सकेगा, ये 6 महीने बाद घुटने टेक देंगे, इंडिया में वापस आ जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुमलकत के तौर पे हमने एस्टेब्लिश किया, अपना नज़्म हुकूमत एस्टेब्लिश किया, नज़्म रियासत एस्टेब्लिश किया। तो अब जो हमारी कोताहियां हैं उनका हमें अजाला करना है। हमें, अब देखिए, अब इसको इस्लाम की तो बात अब छोड़ें, जो एक जमहूरियत के नॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में, अभी वली खान साहब फरमा रहे थे इस खित्ते में जमहूरियत नहीं है। आप जरा हमारे इंडिया में चले जाएं, आप अफगानिस्तान में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, आप देखें हुक्मरान और अवाम, उनकी जिंदगी में फासला कितना है। देखें, ये आप देखें ना, ठीक है। तो हमें जो हमने बाय द पैसेज ऑफ टाइम अल्लल्ले तल्लल्ले शुरू किए हैं, हमें खत्म करने होंगे, वापस आना होगा सादगी की तरफ, कफायत जारी की तरफ, और आम आदमी की जिंदगी जो है उसको आसान बनाना होगा। तो हमें हौसला रखना चाहिए, कमरे हिम्मत कसनी चाहिए, और अपना काम जो है उसका आगाज करना चाहिए। लेकिन शामी साहब, जो हमारे इस वक्त सियासी एलीट है, जिस तरीके से वो काबज़ है पूरे सियासी निज़ाम के ऊपर, क्या इससे ये तवक्को रखी जा सकती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अवाम और हुक्मरानों के माबैन फासला कम होना चाहिए? लेकिन अब तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वही सियासत भी कर सकता है, वही ओहदा भी ले सकता है, वही हुकूमतों में शामिल हो सकता है, वही सेनेटर बन सकता है। सियासत तो एक आम आदमी से दूर कर दी गई, यानी हुक्मरानी जो है वो आम आदमी के करीब भी नहीं है। देखिए मालिक साहब, ये जो बुनियाद है वो तो वोट है ना, यानी आम आदमी का वोट फैसला करता है ना कि हुकूमत बननी है या बिगड़नी है। तो अगर आप वोट को ताकत देंगे, वोट की हिफाजत करेंगे, उसको बुरुए कार आने देंगे, तो तभी तो तब्दीली आएगी। हमारे मुल्क में आप देखें, गुलाम हैदर वाही जैसे वजीर आला रहे हैं, मलिक महराज खालिद जैसे वजीर आजम रहे हैं। जब लोग अपने हुक्मरान आजादाना चुनेंगे, मुनसफाना चुनेंगे, अपनी मर्जी से चुनेंगे, तो फिर वो उनके वोट की वजह से तो तब्दीली आएगी ना। क्योंकि नजम वली साहब, आपको लगता है जो शामी साहब जिसकी बात कर रहे हैं कि अगर अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे तो ऐसे लोग आ सकते हैं? वाही साहब की मिसाल उन्होंने दी, मोहम्मद खान जुनेजो थे, उन्होंने गाड़ियाँ छोटी कर दी, ब्यूरोक्रेसी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वापस ले ली, लेकिन फिर हम सफ़र उसी तरफ करना शुरू कर दिया हमने। मतलब हमारी तारीख़ और हमारा हाल बड़ा पैथेटिक है। वाही साहब कहाँ से आए थे, किस तरह आए थे? क्योंकि मुस्लिम लीग नून, उनकी क़यादत जो है पंजाब के ऊपर अपनी ग्रिप रखना चाहती थी, और वाही साहब को एक कठपुतली के तौर पे मैं एहतराम करता हूँ। दरवेश आदमी थे, कारकुन आदमी थे, लेकिन मौका तो मिला लेकिन सर मौका पता नहीं। अब मोहम्मद खान जुनेजो साहब कैसे, आपने उनकी मिसाल दी, जुनेजो साहब कैसे आए थे और किस तरह गए थे? तो हमारे यहाँ अभी भी जो सारी की सारी मलिक साहब सूरत हाल है,
आम आदमी की बात की जा रही है, किसी हद तक MQM ने आम आदमी को मौका दिया, आम आदमी सामने आया, फिर उस आम आदमी ने क्या किया? उस आम आदमी ने कराची के साथ क्या किया? उस आम आदमी ने वहाँ पर नो गो एरियाज़ बनाए, वहाँ पर टॉर्चर सेल बनाए, वहाँ पर फिर आम आदमी ने ख़ास बनने के लिए वहाँ पर वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं, आम आदमी को, आप हमारे आपके दोस्तों की जमात है, जमात इस्लामी है, आम आदमी को लेकर आती है, आम आदमी को टिकट देती है, क्या होता है मलिक साहब उसके साथ, आम आदमी के साथ? आम आदमी को आम आदमी वोट नहीं देता। मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे DNA में जमहूरियत नामी कोई अंदर जो अंसर है ना, वो मजबूत नहीं है। हमें अच्छे लोग नहीं चाहिए, हमें ताकतवर लोग चाहिए। हमें अभी भी आप इन इंतखाबात में उठाकर देख लें, अभी भी इलेक्टेबल्स की बात की जा रही है, अभी भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चूँकि खिला है, अपोजिशन की पार्टी कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ PTI मौजूद है, लेकिन आप उसमें से इलेक्टेबल्स को निकाल देंगे तो मैं एक बड़े छोटे से आजिज़ से सियासी तजिया निगार के तौर पे मैं कहता हूँ कि जब आप उसमें से इलेक्टेबल्स निकाल देंगे तो वो पार्टी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। 2018 में जब आपने मुस्लिम लीग नून में से इलेक्टेबल्स निकाल दिए थे तो वो इक़्तिदार से दूर हो गए थे, पूरा जनूबी पंजाब साफ़ कर दिया गया था, यहाँ से लोगों ने वहाँ से टिकटें वापस कर दी थी, यहाँ से लोग नहीं जीत सके थे। इलेक्टेबल्स क्यों ज़रूरत होते हैं सियासी जमातों के, कहाँ से आएंगे? और इस निज़ाम में जब आपको मलिक साहब, मैं पिछले इंतखाबात में मेरे एक दोस्त सियासतदान है, मैं उनके पास बैठा हुआ था, वो हिसाब किताब कर रहे थे खर्चे का, और सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर, सिर्फ इंतखाबी दिन के ऊपर वो जो एक कैंप लगते हैं बाहर, उधर बैनर्स वगैरह लगते हैं, और बाकी कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ अरेंज होती हैं, और तीसरा खाना होता है। सर सिर्फ इन इंतज़ामात के लिए वो 1.5 करोड़ रुपया रख रहे थे, 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ। अब बाकी सारी सियासी मुहिम, अब आम आदमी की बात करते हैं सर, इलेक्शन जो है इस वक्त किसी तौर पर भी कौमी असम्बली का जो है वो 40 से 50 आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो, 40 से 50, पिछले इलेक्शन में कोई 25 करोड़ में था, 30 करोड़ में था, अब डॉलर महंगा हो गया, अब 40 से 50 करोड़ रुपए में। सर 40 से 50 करोड़ छोड़ें, आप एक आम आदमी जिंदगी भर में 40 से 50 लाख की अयाशी नहीं कर सकता। ये अयाशी है ना एक, आप अपनी ज़रूरियात से हट के एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो हम एक पूरे एक सिस्टम में फंसे हुए हैं मलिक साहब। मुझे पाकिस्तान में जैसे अभी यहाँ पर बात की गई, शामी साहब ने बात की कि आम आदमी बहुत तकलीफ में है। मेरा ख्याल है अभी हमें जमहूरियत का रोना रोने की बजाय ना, हमें इक़्तिसादियात का रोना रोना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कहें कि यार हमारे खेत खलियान आबाद हो जाए, हमारी किसी तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाए, हमारे किसी तरह कारखाने जो हैं वो चलते रहे, हमारा वो। सर पहला काम, आप इस वक्त मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बच गए। अभी शहबाज शरीफ 2-4 दिन पहले कह रहे थे कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते तो मेरी कब्र के ऊपर और मेरे माथे के ऊपर ता क़यामत एक काला टीका। सर हम समझ नहीं पा रहे कि हम जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, अभी आप रोते हैं ना कि 250 रुपये लीटर पेट्रोल है जी, 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था। आप रोते हैं ना कि ये 40 रुपये का यूनिट कर दिया, 30 रुपये का यूनिट कर दिया, बिजली का बुनियादी यूनिट 29 रुपये पर पहुंच गया। मतलब साहब अगर हम डिफ़ॉल्ट हो जाते, हमें यहाँ पर 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलना था। हमारा दिन में हमारी जो अपनी कैपेसिटी है, हमने 2 घंटे के लिए बिजली बना सकना था, हम उससे बचे हैं। हम तो पता नहीं किन अयाशियों की बात कर रहे हैं कि किस दुनिया में रहते हैं। सर शामी साहब, डिफ़ॉल्ट से हम बच गए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता ये मुल्क तो मेरी कब्र पे लिखा जाता कि मैंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाया। डिफ़ॉल्ट से बच जाना ही काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं फैसला हतमी हो चुका, सियासी ही निगरान वज़ीर आला होगा। यानी हम इलेक्शन को भी गैर जानबदाराना तरीके से होता हुआ देखते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि निगरान हुकूमत आए, उसमें भी सियासी जमातें अपना हिस्सा ले लें। हमें इस बात पे क्या एतराज़ होता है कि कोई ऐसा फ़र्द सामने आ जाए जो गैर सियासी हो, जिसका सियासत से कोई लेना देना ना हो, लेकिन वो इलेक्शन करवाए और इलेक्शन ऐसे करवा कर जाए कि जिस पे ऊपर लोग यकीन कर लें। देखिए मलिक साहब, हम बहुत सी चीज़ों में उलझ गए जी, और बहुत सी बहस हमने फैला दी है। बुनियादी बात यह, पाकिस्तान बनाया किसने था? वोट की ताकत ने बनाया था, अवाम ने बनाया था। तो हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो दस्तूर है, वो वोट की ताकत पे खड़ा है। हमारी करारदाद मकासद क्या कह रही है? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नज़म चलाएंगे। अभी ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, ये कैसे बरसर इक़्तिदार आए हैं? ये उसी वोट की ताकत से आए हैं।
हमें वोट की ताकत का एहसास करना होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। बुनियादी बात यह है। जब आप इसके बाद बाकी चीजें उसके साथ सानवी हैं, तो हमारी सियासत जो है वो ठीक होगी तो हमारी इक्तिसादियात भी ठीक होगी। जब हम जबर से मामले करते हैं, अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं, ताकत को कानून बनाते हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, जो हमें खदशात क्या लाक हैं, हमें खदशात ये लाक हैं कि कोई ऐसा शख्स वज़ीर आज़म न बन जाए जो तूल दे दे, इंतखाबात ना हो सकें और मामला जो है दस्तूर के मुताबिक न चले, उलझ जाए। यही तो वसवसे हैं। हमें इन्हीं वसवसों हमें निकलना है। हमें दस्तूर को पकड़ना है, उसके रास्ते पे चलना है और तब उसी हमको देखना, हम कंफ्यूजन फैला के, अवहाम पैदा करके वो हर चीज जो है तलपट करके तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। जो चीजें हमने तय की हैं, जो रास्ता हमने मुतय्यन किया है, जिस पर हम नस्ल दर नस्ल जो है कमिटमेंट कर रहे हैं, उसी पर चल के तो आगे बढ़ेंगे। तभी तो, वरना तो आवारगी का सफर है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा हमारे, न सियासत न इक्तिसादियात। शामी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, बड़ी अहम डिबेट हो रही है। इस ब्रेक से वापस आते हैं थोड़ी देर बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। नजब अली खान साहब, जो शामी साहब बात कर रहे हैं कि आखिर आइन हमारा मौजूद है, निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा, ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं। उसी तरीके से जब पॉलिटिकल तसलसल होगा, सियासी तसलसल होगा, सियासी बहरान नहीं होगा, तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। अगर हम पिछले 10-12 साल की सियासत को देखें तो सियासी बहरानों ने मुल्क के शायद मामलात, जो माली मामलात हैं, वो भी ख़राब किए हैं। क्या हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते कि सियासी बहरान ख़त्म हो, वोट को ताकत मिले, वोट के ज़रिए हुकूमत आए और वह हुकूमत आकर फिर मुआशी बहरान को भी हल करे? मतलब हम ना बुनियादी तौर पे मुतअस्सिब लोग हैं, मुफाद परस्त लोग हैं। हम लोग अपने जब हमें आइन उस वक़्त याद आता है जब हम अपोजिशन में होते हैं, हमें जमहूरियत उस वक़्त याद आती है जब अपोजिशन में होते हैं। जब हमने इक़्तिदार में आना होता है तो फिर हमारे लिए सब कुछ जायज़ होता है, फिर हम मुखालिफों के बंदे भी उठवा लेते हैं, फिर हम उनसे टिकटें भी वापस करवा लेते हैं, फिर हम जुडिशरी से ऐसे फैसले भी करवा लेते हैं कि जनाब इनकी टिकटें ही जिसने साइन की हैं वो ही नहीं, और उनके सारे सेनेटर हम आज़ाद भी ले जाते हैं। फिर हम RTS भी बंद करवा लेते हैं, फिर हम आज़ाद भी उठा के सारे जहाज़ों में बिठा के ले जाते हैं। लेकिन जब हम फिर ख़ुद हम पर मुसीबत आती है, फिर हमें याद आता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो आइन था, ये तो मेरे इत्तेहादी थे, इन्होंने मेरे साथ चलना था, ये सारा कुछ था। सर, जब तक शामी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मछली ऊपर से सर से गलना शुरू हुई थी और ये मछली जो है नीचे तक गल सड़ गई हुई है। हमारे पास ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। अभी जो बात कर रहे थे शामी साहब कि सड़कों पे कोई खड़ा नहीं होता ट्रैफिक रूल को देख के, आप यकीन कीजिए कि मैं जब कहीं खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि मुझे रोककर दूसरों को गुजारा जाता है, तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि यार अगर ये गुजर सकता है तो मैं क्यों नहीं गुजर सकता। सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी हुकूमत के बाद ऐसे ज़ोमा के लिए। सर मेरे सामने मेरा कल्चर बन गया। सिक्योरिटी स्टेट भी तो है ना, जहाँ धमाके हों, जहाँ मस्जिदों में धमाके हों, जहाँ हालात इतने ख़राब हों, लॉ एंड ऑर्डर। एक लाइन तो हमें खींचनी पड़ेगी कि कहाँ पर सिक्योरिटी और कहाँ पर प्रोटोकॉल है, कहाँ पर हमें एक दरमियान में एक ख़त जो है वो खींचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ पर है। हमने सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और फिर अच्छा इसको छोड़ दें। मेरे सामने खड़ा हुआ है एक बंदा है, उसको नजर आता है कि आगे सार्जेंट नहीं खड़ा हुआ, वो इशारा तोड़ के चला जाता है और दूसरे उसको फख्र की निगाह से देखते हैं। मतलब हमने अपना कल्चर, हमने अपनी तहजीब, हमने सब कुछ बदल दिया है। हमने ताकत को अपना कानून बना लिया हुआ है। हम समझते हैं कि जो बंदा इशारा तोड़ के जा रहा है उसको कहते हैं वाह 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 यार बड़ा बहादुर निकल गया है, और जो खड़े हुए हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो उल्लू के पट्टे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं मलिक साहब वहाँ पे खड़े होके। तो हमने अपना ये कल्चर बना लिया हुआ है। हमें इस कल्चर को और जैसे मतलब बिल्कुल सही बात कह रहे थे, हमें यहीं से निकलेगा, हमें सर रास्ता ऊपर से निकलेगा, रास्ता ऊपर से निकलेगा। ये रास्ता जरदारी साहब को निकालना पड़ेगा, ये रास्ता शहबाज साहब को, नवाज साहब को निकालना पड़ेगा, ये रास्ता मैं नहीं नाम लेता, PTI के चेयरमैन को निकालना पड़ेगा, इमरान खान को निकालना पड़ेगा, ये रास्ता इन सब बड़ों को बैठ के निकालना पड़ेगा। सर ये मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं कि बड़ी गलत दस्तावेज थी, मैं कहता हूँ उससे मुकद्दस दस्तावेज ही कोई नहीं थी। आपने अपने रवैये चेंज करने थे, लेकिन क्या किया हमने, बीबी ने उसके बाद NRO ले लिया अपने बंदों के लिए।
मियां नवाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ टाई लगा के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सर हमने उस पर अमल नहीं किया क्योंकि हमारे सियासी मफादात कुछ और हो गए। ठीक है शामी साहब, रास्ता इन्हीं सियासतदानों ने निकालना है, अवाम ने निकालना है। जो हमारी लीडरशिप है इस वक्त, जिसका जिक्र कर रहे हैं जनाब अली खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब हों, मियां शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान हों, आसफ अली जरदारी हों, बिलावल हों, मरियम हों, रास्ता इन्होंने ही निकालना है या अवाम ने निकालना है? क्योंकि रास्ता तो बहरहाल वो लोग निकालते हैं जो इक़्तिदार के ऊपर फायज होते हैं या जिनके पास इख्तियार होता है। मलिक साहब, अभी जो देखिए, अमराज का जिक्र कर करके तो इलाज नहीं हो सकता ना। ठीक, इलाज तो करना पड़ेगा ना, इलाज की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और हम इलाज कर सकते हैं। हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है। हमें यानी हम कोई ये तो नहीं कर सकते कि हम 25 करोड़ लोगों को किसी और जगह छोड़ आए। यानी अवाम और मुल्क जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते। हमें इसी सिस्टम में अपनी इस्लाह करनी है और इसको बुरुए कार आने देना है। वोट की ताकत जो है उससे फैसले होने चाहिए। कानून को ताकत होना चाहिए, ताकत को कानून नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, दुनिया में कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे हमसाये में ये सारे काम हो रहे हैं। आप अगर यानी वो है, हालात तरक्की पजीर मुल्कों के समाजी मामलात भी होते हैं, मुआशी मुश्किलात भी होती हैं, वो दरपेश होंगी। लेकिन हम यानी देखिए, हर चीज बर्बाद नहीं कर सकते। अगर मेरा एक पाँव जख्मी है, उसका इलाज ये नहीं है मैं दूसरा पाँव भी जख्मी कर लूं। मुझे उस जख्म का इलाज करना है और वो वही है, हम अपने दस्तूर के मुताबिक चलें, दस्तूर को बरूए कार आने दें और उसी में हमारी निजात है। हम उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वगरना तो हम बातें कर करके कंफ्यूज होंगे, खुद भी लोगों को भी करेंगे और वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद निज़ामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे उस्ताद हैं। आज एक बड़ा अहम मौजू जिसको हम आज ज़ेर बहस लाए हुए हैं कि मुल्क के हालात ठीक करना, आम आदमी के मसाइल हल करना सियासतदानों का काम है और सियासतदानों का इंतखाब करना अवाम का काम है। और फ़लसफ़ा शाहत इमाम हुसैन भी ये है कि एक ऐसा मुआशरा जो लोगों को हकूक़ मिलें, आम आदमी और हुक्मरानों के माबैन फ़र्क कम हो। क्या हम इसके लिए इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या हम रुक चुके हैं? शामी साहब कहते हैं कि हमें इसी में से रास्ता निकालना है और रास्ता निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। शामी साहब हम सबके बड़े हैं, उनकी बातों से इत्तफाक है। इसके साथ साथ मैं ये इजाफा करना चाहता हूँ कि मुआशरे को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सोसाइटी इस वक्त इनकलाब की बजाय इर्तका के रास्ते पे गामजन है और किसी इनकलाबी सोच के हवाले से उनकी राय इतनी मुस्बत नहीं है, बल्कि वो इर्तका चाहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां हों, कुछ ना कुछ मुस्बत तब्दीलियां सामने आए जिसके बाद मुआशरा तरक्की की राह पे चले। तो मेरा ये ख्याल है कि इर्तका की रफ्तार पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास में शऊर बढ़ा है उससे ये अंदाज़ा होता है कि मुल्क के कई लोग जो हैं वो इस बारे में ख्वाहिशमंद हैं और फिक्रमंद हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए और उसके लिए वो बहरहाल अपनी अपनी कोशिश भी करते हैं। शायद इसीलिए हमने ये देखा है कि पिछले 8-10 सालों में हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर, रियासत पर तनकीद बढ़ी है, क्योंकि अवाम में इस वक्त शऊर में चूँकि इजाफा हुआ है तो वो सवाल करना शुरू हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इर्तका और सवाल ही वो दो रास्ते हैं कि जिनके ज़रिए हम तरक्की की तरफ गामजन हो सकते हैं। यानी आप समझते हैं कि ये जो डायलॉग का कल्चर ये फ़रोग पा रहा है, इससे अवेयरनेस आ रही है, शऊर पैदा हो रहा है, और जितना डायलॉग बढ़ेगा, जितनी क्रिटिसिज्म बढ़ेगा अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने सियासतदानों के ऊपर, ये इर्तिकाई अमल से हमें बेहतरी की तरफ जाने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। उसमें एक चीज़ तो ये सामने आई कि 2018 में जब इमरान खान हुकूमत में एक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल बना तो उससे ये पता चला कि जो सरकारी सिस्टम है या निज़ाम है उसमें कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं, और लोग ये चाहते हैं कि उन खराबियों से और उन सुर्ख फीतों से निकल के उनके काम होने चाहिए। तो वो वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल का जो एक इनिशिएटिव था उससे ये पता चलता है कि अवाम में फ्रस्ट्रेशन कितनी है
और वो सरकारी इदारों पर कितना अदम एतमाद करते हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसी मिसाल है जिसको हम सामने रख के ये देख सकते हैं कि अब चूंकि मिडिल क्लास मौजूद है, सर्विस सेक्टर है, और वो ये चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए और मिडिल क्लास की तादाद भी बढ़ रही है, तो इसलिए शहरों के अंदर खसूसन और देहात में सोशल मीडिया, तालीम और इस तरह के फैक्टर्स की वजह से शऊर में इजाफा हुआ है और अब लोग सवाल करना शुरू हैं। उसमें ये बात दुरुस्त है कि सवाल के नतीजे में कहीं कोई बदतमीजी भी होती है, शाइस्तगी का दामन भी छूट जाता है, तहजीब से भी कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, लेकिन बहरहाल सवाल ही वो रास्ता है और इर्तका ही वो रास्ता है कि जो हमें हमारे मुआशरे को और हुक्मरानों को राह रास्त पे लेके आएगा, जिससे तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। नजम अली साहब, अगर माजिद निज़ामी साहब की बात को मगर आगे बढ़ाएं, जिस तरीके से एक बच्ची के ऊपर, घरेलू मुलाजमा के ऊपर एक जज साहब की एहलिया ने तशद्दुद किया, उस पर जितनी आवाज़ उठी सोसाइटी के अंदर से, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात के अंदर कॉलम लिखे गए, क्या आपको लगता नहीं ये इर्तिकाई अमल तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है? उससे अब सोशल मीडिया का इनकलाब कह लें, उसे इस मोबाइल इंटरनेट की तरक्की कह लें, लेकिन उसके नतीजे में क्रिटिसिज्म, आवाज़ और डायलॉग ये ज़्यादा ताकत पकड़ रही है। मर्ज़ा, मैं शायद बहुत ही एहतराम के साथ आपसे मुकम्मल अदम जो है इत्तफाक करूं और इख्तलाफ करूं। मेरे नज़र में शऊर सवाल करने का नाम नहीं है, शऊर एहसास ज़िम्मेदारी का नाम है। आप ख़ुद अपना किरदार कितना अच्छा, कितना बेहतर अदा करते हैं, ये है शऊर। सवाल का क्या है, तनकीद का क्या है? सर, शऊर तनकीद करने का नाम नहीं है। क्या अयूब खान के दौर में जब मोहतरमा फातिमा जना थी मुकाबले में, तनकीद नहीं होती थी? क्या भुट्टो के दौर में तनकीद नहीं होती थी? क्या ज़िया-उल हक के दौर में तनकीद नहीं होती थी? क्या मुशर्रफ के दौर में तनकीद नहीं होती थी? क्या अभी ये सारे अदवार में तनकीद नहीं होती? तनकीद तो सर दुनिया का आसान तरीन काम है। हर चोर, लुटेरा, खाइन, बददयानत, दूध में पानी मिलाने वाला, मुझे गंदे फल देने वाला, मुझसे 200 का रिक्शे में 500 रुपये लेने वाला, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला, मेरा करप्ट पुलिस वाला, हर बंदा तनकीद करता है। हमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना है सर शऊर के साथ। और दूसरी बात, आपने जिस बच्ची की बात की, आपने मेरा दिल निकाल लिया। मैंने उस बच्ची की वीडियो देखी, खुदा की कसम मलिक साहब, मैं उस वीडियो को पूरी नहीं देख सका। आप इस शऊर की बात करते हैं, सवाल की। उस खातून को, उस जज को शर्म नहीं आई कि उन्होंने उस बच्ची के साथ किया क्या? वो सलूक किस तरह किया? उन्होंने उसकी हड्डियां तोड़ी, उसके सर तोड़े। ये पढ़े लिखा तबका हमने देना है, ये पढ़ाई है, ये शऊर है। फिर उसके बाद उस खातून को गिरफ्तार करने से रोका गया। बस सद एहतराम जज साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूं अदलिया का, लेकिन आपकी बेटी होती, आपकी बच्ची के साथ ये सलूक हुआ होता, तो उसके बाद मैं देखता कि आप गिरफ्तार होने से रोकते कैसे हैं। खुदा की कसम, तुम घर चल के गोली मार देते और तुम कहते हो कि तुमने उसको गिरफ्तार ना उसको किया जाए। सर देखें, शऊर इस चीज का नाम नहीं है। शऊर इस चीज का नाम है कि वो जज उसकी बीवी इंसान के बच्चे बनते, खुदा का खौफ करते मलिक साहब, उस बच्ची को अपनी बच्ची समझते। वो दूसरे जज साहब, वो कम अज कम अगर कोई शऊर होता, अगर कोई खुदा का खौफ होता, अवाम का खौफ होता, कानून का खौफ होता, आइन का खौफ होता, अवामी रद्द-ए-अमल का खौफ होता, वो कम अज कम उसको सर क्या हो जाता? वो औरत 5-7 दिन जेल में रह आती, क्या हो जाता? बड़े वो वीआईपी तरीके से रहती वहां पर, हर चीज उसको मिलती। वो खतीजा शाह की तरह रहती वहां पर, जिसकी जेब से गिरफ्तारी के वक्त से $5 लाख निकले। सर ये कुछ और ही लोग हैं, ये और ही मसला है। ये तालीम का मसला होता और शऊर का मसला होता तो ये लोग कोर कमांडर हाउस पे हमला ना करते, ये GHQ पे हमला ना करते। ये शऊर का मसला होता तो ये एक जज से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन होगा सर। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, शऊर हमारे यहाँ पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा या वाकई नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि बहरहाल अवेयरनेस तो बहुत आई है। मैं नजम साहब की कुछ बातों से इत्तफाक भी करता हूँ, इख्तलाफ भी करता हूँ। मैंने खुद देखा कई इलाकों में थानों के अंदर लोगों को लटका के मारा जाता था। फिर जब मोबाइल आ गया शामी साहब, तो लोगों ने मोबाइल के ज़रिए तस्वीर और वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। ये तशद्दुद थानों के अंदर रुक गया। अगरचे अब किसी और जगह पे ये तशद्दुद होता होगा, लेकिन पुलिस वाले डरते हैं इस बात से कि किसी के हाथ में मोबाइल ना हो, कोई वीडियो ना बन जाए, कि सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए। तो अगर यही बच्ची की वीडियो शायद वायरल ना होती तो आज मैं और आप, हम सब इतनी आवाज़ ना उठा रहे होते। देखिए, दुनिया जब से कायम हुई है ना, कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जो क्राइम फ्री हो। जुर्म तो होते हैं, आज भी हर मुल्क में जेलें मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं,
पुलिस मौजूद है, तफ्तीशी अदारे मौजूद हैं। जुर्म होते हैं, मुजरमों को पकड़ा जाता है, उनको सजा दी जाती है। तो इंसानी मुआशरा इस हवाले से मापा नहीं जाता कि उसमें जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। इस हवाले से मापा जाता है कि जहां जुर्म हुआ है उससे निपटा कैसे गया है, उसको सजा कैसे दी गई है। तो पाकिस्तानी मुआशरे की जो भी कोताहियां हों और जो भी कमजोरियां हों, आप ये देखिए कि अभी ये जज जो है, इसकी बीवी ने जो सलूक किया है, पूरा मुआशरा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, उसको जाए पनाह नहीं मिलेगी। पुलिस ने दफात भी लगा दी, FIR में तब्दीली कर दी है, कानून के कटहरे में उसको आना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो इज्तिमाई ज़मीर है लोगों का, वो इन मामलात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए जुर्म तो होते हैं, लेकिन हमारी जो इज्तिमाई जो कुव्वत इरादी है वो भी मौजूद है जराइम को बेखनी करने के लिए। अब दहशत गर्दी का कितना बड़ा तूफान उठता है। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी मुआशरे ने, पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले अदारों ने उस अफरीद को कुचला है कि नहीं कुचला है। तो इसलिए जो काम नहीं हो रहे हैं उनको करना चाहिए, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी मुश्किलात पर काबू पाना है और हमें अपनी कमजोरियों को रफा करना है। और अगर ये जो और अपनी ये भी ताकत जो है उसको सही समत में और उसको लगाना है, उसका इस्तेमाल करना है, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए जिद्दोजहद जारी रहे और इंशाअल्लाह जरूर इसका नतीजा मुस्बत बरामद होगा। माजिद निज़ामी साहब, 30 सेकंड आपके पास। जो शामी साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप किया कि जो आज हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ अगर उठती है तो कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर रखती है। हम उस तरफ बहरहाल बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ हैं हमारे यहाँ, कोताहियाँ भी हैं, लेकिन जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जैसे दीगर माशरों के अंदर भारत तरक्की हुई और लोगों की आवाज़ बिलाखिर एक कानून और कानून पर अमल दरामद का दर्जा हासिल कर गई, उस तरफ सफ़र तो जारी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि जहाँ पे हमें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वहीं पे हमें अपने फ़राइज़ भी अदा करने चाहिए। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर ही मुआशरा तरक्की कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने हकूक़ मांगते रहें और अपने फ़राइज़ अंजाम ना करें तो मसला हल हो, या हम सिर्फ अपने फ़राइज़ ही अदा करते रहें और हकूक़ ना मांगे तो मसला हल हो। मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। फ़राइज़ अपने अदा करने चाहिए और हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जी नजम अली ख़ान साहब, आपका प्रोग्राम, आपकी आवाज़ या आपका इंटरव्यू भी आखिर कोई ना कोई असर तो रखता है ना लोगों के पास? अल्लाह का शुक्र है सर, आवाज़ भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, असर भी रखता है, जवाब भी मिलता है, बेहतरी भी होती है। मैं आखिर में तमाम जारी रखिए, हम हाथ मैं तमाम सर बैठना नहीं है, लड़ना है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कि हमने जद्दोजहद जारी रखनी है। कोई हमसे इख्तलाफ करे, कोई हमसे इत्तफाक करे, कोई हमें गाली दे, कोई हमें मसीहा समझे, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमें अपने ज़मीर की रोशनी में अपने रब को जवाब देते हुए, मैं तो शामी साहब को अपना उस्ताद, अपना रहबर समझता हूँ और हमेशा उनसे सीखा है। और मैं समझता हूँ कि अगर रिजाइयत पसंदी कहीं से हमें मिल सकती है, कुछ उम्मीद मिल सकती है, तो हमें उन लोगों को चूम चाट के उनको आगे लाना चाहिए, उनको अपने सार आंखों पे बिठाना चाहिए ताकि सर कोई उम्मीद मिले। बड़ी मायूसी है, बड़ी महंगाई है मलिक साहब। ठीक है शामी साहब, फाइनल वर्ड आपकी तरफ से, हमें इस मायूसी के आलम में करना क्या है? देखिए, मायूसी तो मौत है, जिंदगी उम्मीद है। ठीक, जब तक जिंदगी है उम्मीद रहनी चाहिए। जब तक उम्मीद रहेगी जिंदगी रहेगी। जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े दानिश्वर हैं, वो कौमों में उम्मीद का दिया जलाते हैं। बिल्कुल सही। यही इकबाल ने किया था, यही गांधी जी ने किया था, यही माओ ज़ेतुंग ने किया था। उम्मीद का चिराग जलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अपनी मुश्किलात पर काबू पाएंगे। मतलब वही वो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
यानी कि हमें यही देखना है ना, बिल्कुल इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, हर करबला के बाद, हर करबला के। तो असल में अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है? जी हाँ, कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जी जनाब मुजीबुर शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। नजम अली ख़ान साहब, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। हमें बहरहाल अपनी जद्दोजहद भी करनी है, आवाज़ भी उठानी है और मायूस होने की बजाय इस सफ़र को जारी रखना है ताकि पाकिस्तान एक वाकई इस्लामी फलाई मुआशरा बन सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।